Hello students, welcome back to my channel. How is your preparation going on for NEET and JEE exam? I hope you all are preparing well at your home. Today in this class we are going to solve one more question and I have taken this question from force and laws of motion. So firstly read the question. The question says a mass M is connected to a rope of length L and M on which an external force F is applied. The tension force at point A would be. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक मास है कैपिटल एम का जिसको हमने एक रोप से कनेक्ट किया. इस रोप का मास गिवन है स्मॉल एम और इस रोप की लेंथ गिवन है हमें एल. द क्वेश्चन इज सेइंग दैट वी आर अप्लाइंग अ फोर्स कैपिटल एफ ऑन द रोप, लाइक वी आर पुलिंग द रोप. So what will be the tension force acting at this A point? At this particular point, what will be the force that is tension acting at this point? तो अगर हमें इस पॉइंट पे टेंशन बतानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टेंशन? टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स जो कि हमेशा एक स्ट्रिंग पर एक्ट करेगी और टेंशन की डायरेक्शन हम अपने हिसाब से ले सकते हैं. हम टेंशन की डायरेक्शन को हमेशा मास से दूर जाते हुए लेंगे. ये चीज हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. अब इस क्वेश्चन में भी हमें टेंशन इस ए पॉइंट पे निकालनी है. हमें पता है ये पूरी सिस्टम में दो चीजें हैं, एक कैपिटल एम मास है और एक ये रोप है जिसका मास गिवन है स्मॉल एम. इस पूरे सिस्टम पे हमने एक फोर्स एफ को अप्लाई किया जिससे ये पूरा का पूरा सिस्टम किसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा. अगर ये एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो पहले हम उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे. हम लिखते हैं that F net on the system would be equal to net mass of the system and net acceleration of it. Net force acting on it is F. मास पूरा का पूरा मास क्या है? वन इज कैपिटल एम बॉडी, अदर वन इज स्मॉल एम. हमें रोप का मास भी इस क्वेश्चन में लेना पड़ेगा. क्यों लेना पड़ेगा? इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं वहां पे रोप और स्ट्रिंग मासलेस गिवन होती थी तो हमने उसका मास लिया ही नहीं. लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रोप का भी मास गिवन है तो हम उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो जो कैपिटल एम है वो तो इस बॉडी का मास है ही और स्मॉल एम इज द रोप का मास. और यहां से निकल कर आएगी सिस्टम की नेट एक्सेलरेशन है. तो नेट एक्सेलरेशन ए हमारे पास बन जाएगी एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. अब सिस्टम की नेट एक्सेलरेशन निकाल ली. अब नेट एक्सेलरेशन मतलब ये पूरी की पूरी बॉडी इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रही है. दैट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं ये इस बॉडी पे ये कोई पॉइंट है, ये कितनी एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहा होगा? आप कहोगे ए एक्सेलरेशन से. ये पार्टिकल किस एक्सेलरेशन से आगे मूव करेगा? ए से. दैट मीन्स इस पूरी की पूरी बॉडी का हर एक पार्टिकल इसी एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा होगा. दैट मीन्स अगर ये ए कोई पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो भी एक्सेलरेशन होगी वो भी क्या होगी? ए. अब आप ध्यान से सोचो, इस ए पॉइंट पे अगर ये कैपिटल एम मास मूव कर रहा है किसी एक्सेलरेशन से तो ये कैपिटल एम मास आगे मूव क्यों करेगा? इस पे कोई तो फोर्स लग रही होगी जिसकी वजह से इसके पास एक्सेलरेशन आ रही है. तो क्या ए पॉइंट पे फोर्स कैपिटल एफ लग रही है? कैपिटल एफ फोर्स तो इस पॉइंट पे बन रही है ना. यहाँ पे तो कैपिटल एफ हमें मेंशन ही नहीं करा गया, वो तो यहाँ मेंशन किया गया. तो यहाँ पे जो इसको खींच रहा होगा वो कौन खींच रहा होगा? क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये अगर हम यहाँ पे पॉइंट पे बात करें तो पूरी की पूरी रोप में कुछ टेंशन निकल कर आई थी. तो अगर इस पॉइंट के पास एक्सेलरेशन आ रही है तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट की टेंशन की वजह से आ रहा होगा. टेंशन हम रोप पे लेते हैं. अगर ये रोप है मेरे पास, इस रोप पे टेंशन, नेट टेंशन जो भी लगेगी वो टी के अमाउंट के इक्वल निकल कर आएगी. इस पॉइंट की टेंशन कुछ और होगी, इस पॉइंट की टेंशन कुछ और होगी. मतलब अगर हमने एक स्ट्रिंग ले रखी है, रस्सी ले रखी है, तो रस्सी को अगर मैं नीचे खींच रही हूँ तो हर एक पॉइंट पे खिंचाव फील होगा, मुझे टेंशन फील होगी. पर हर एक पॉइंट पे टेंशन की अमाउंट डिफरेंट निकल कर आएगी. जहां पे मैंने अप्लाई किया है फोर्स वहां उस एप्लीकेशन पॉइंट पे खिंचाव ज्यादा होगा, शायद ऊपर जाते हुए टेंशन की अमाउंट शायद डिफरेंट हो जाए. दैट मीन्स हर पॉइंट पे टेंशन की अमाउंट डिफरेंट होगी. इसका मतलब अगर इस ए पॉइंट पे टेंशन पूछा गया है, टेंशन एट पॉइंट ए वुड बी, अगर इस ए पॉइंट से हमने सिस्टम को आगे खींचना है तो ए पॉइंट पे खींचने के लिए मैं तो सिर्फ कैपिटल एम को खींच रही हूँ ना, मैं स्मॉल एम को थोड़ी ना खींचूंगी. आप ये चीज सोचो
अगर ये हमारे पास रोप है जिसका मास स्मॉल m गिवन है, ये कैपिटल M का बॉडी है जिसको हमने स्मॉल m के साथ अटैच किया हुआ है। अगर मैं फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ तो मैं तो सिर्फ मेरे हाथ को ही खींचने के लिए फोर्स अप्लाई करूंगी ना, रस्सी का मास तो आगे चला गया, मैं उसको थोड़ी ना आगे खींच रही हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे जो ए पॉइंट पे टेंशन आएगी वो आएगी मास कैपिटल M को खींचने के लिए। एज इस पूरे के पूरे सिस्टम के पास एक्सलरेशन ए बन रही है, हर एक पार्टिकल एक्सलरेशन ए से खींचा जा रहा है, तो ये कैपिटल M भी तो ए एक्सलरेशन से खींचा जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो टेंशन है वो टेंशन इस मास को आगे मूव करवा रही है एक्सलरेशन ए से। समझ में आई? इसको इमेजिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो भी ऐसे ही होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ए पॉइंट पे अगर हम इसको आगे खींचेंगे तो मैं ए पॉइंट पे कौन से मास को आगे खींच रही हूँ? सिर्फ कैपिटल M ही तो कनेक्टेड है इसके साथ। तो कैपिटल M मास के पास इस ए पॉइंट पे कौन सी फोर्स की वजह से आगे आ रहा है? टेंशन की वजह से। इसी टेंशन की वजह से कैपिटल M आगे मूव करा ए। तो अब आप बोलो कि मैम F की वजह से नहीं आई एक्सलरेशन, F की वजह से तो पूरा का पूरा मास आगे खींच रहा है ना। ये जो ए एक्सलरेशन कैपिटल M के पास आई है वो तो उस पॉइंट पे लगने वाली फोर्स की वजह से आगे आई है। समझ में आई? लेट्स से हम 3 बच्चे हैं, एक मैं हूं, एक आगे कोई बच्चा है, एक पीछे कोई बच्चा है। अगर मैं फोर्स लगाऊंगी तो मैंने तो फोर्स मेरे सामने वाले बच्चे को लगाया ना, तो पूरा का पूरा जो आगे वाला बच्चा मूव करेगा वो मेरे लगाई हुई फोर्स की वजह से मूव करेगा, और उससे आगे वाला बच्चा क्यों मूव करेगा? क्योंकि ये बीच वाले बच्चे ने किसी आगे वाले बच्चे पे फोर्स लगाई होगी। ऐसे इस चीज को समझो, ये जो ए पॉइंट पे हमने फोर्स लगेगी, इसी फोर्स की वजह से ही कैपिटल M मूव करके जाएगा। अब समझ में आया? तो टेंशन एट पॉइंट ए वुड बी कैपिटल M, और मास की वैल्यू अभी हम निकाल कर आए हैं, दैट इज F अपॉन M प्लस स्मॉल m। बस इतना इजी था। इस चीज को समझना था कि उस पॉइंट को ही हम सिर्फ खींचेंगे, जिस पॉइंट पे एप्लीकेशन कर रहे हैं उसी पॉइंट के पीछे वाला सारा मास हमें लेना पड़ेगा। सिस्टम की नेट एक्सलरेशन वही ए ही निकल कर आएगी। तो ये हमारे पास ऑप्शन बन गया है बी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। करवाएं? इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अ मास m इज कनेक्टेड टू अ रोप ऑफ लेंथ L एंड मास स्मॉल m। यहाँ पे भी एक मास कैपिटल M है जो एक रोप L से बंधा हुआ है, और यहाँ पे स्मॉल m मास कनेक्टेड है इसके साथ। अब आपको टेंशन मिड पॉइंट पे बताना है। ये अगर मिड पॉइंट है तो इस पॉइंट पे आपको बताना है कि टेंशन क्या लग रही होगी। तो करते हैं। अब इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, वो यहाँ पे T के बराबर निकल कर आएगी, है ना। अच्छा, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा है कि अगर मैं जहां से खींचना स्टार्ट करूंगी उतनी बॉडी का मास आएगा। अब सोचो, अगर मैं इस रोप को मिड से खींच रही हूँ, इसके पीछे मेरा हाथ भी है, अब मैं यहां से नहीं खींच रही हूँ, अब मैं खींच रही हूँ यहाँ मिड से। दैट मीन्स अगर मैं फोर्स लगाऊंगी तो इस मास को आगे खींचने के लिए भी लगाऊंगी, और ये वाली रोप को भी आगे खींचने के लिए लगाऊंगी कि नहीं? अगर मुझे यहाँ फोर्स लगानी है तो यार इसको भी तो आगे खींचना पड़ेगा, इस रोप का भी तो भार है हमारे पास, मेरे को इसको भी आगे खींचने के लिए फोर्स लगानी है, और इस मास को खींचने के लिए भी आगे फोर्स लगानी है। दैट मीन्स टेंशन इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे जो भी आएगी TB, इस TB की वैल्यू जो भी होगी ये होगी कैपिटल M तो आ ही रहा है, साथ में ये इतनी रोप का मास भी निकल के आएगा, है ना। अब इतनी रोप का मास कैसे निकालें? हमें पता है कि यहाँ कहीं भी ना नॉन यूनिफॉर्म बॉडी नहीं गिवन, मतलब ये इक्वल बॉडी गिवन है, हर जगह से बराबर है ये बॉडी। अगर बराबर है ये पूरी की पूरी बॉडी का मास है, तो आधी बॉडी का मास क्या होगा? m/2 ऑफ कोर्स। पूरी पेन का मास m है, आधे पेन का क्या होगा? m/2। तो ये वाला जो बॉडी है जो हमने कलर करा है, इसका मास क्या आएगा? m/2। और अगेन पूरी की पूरी बॉडी एक्सलरेशन ए से ही मूव करेगी, और वो एक्सलरेशन क्या थी? ये कैपिटल F की वजह से जो एक्सलरेशन आएगी, इसकी वैल्यू ही हमने पीछे निकाली है, ये आएगी m प्लस m/2, और A की वैल्यू अभी हम निकाल कर आए हैं F अपॉन m प्लस स्मॉल m। इट वुड बी F अपॉन m प्लस स्मॉल m। तो ये वैल्यू बन जाएगी टेंशन एट पॉइंट B की। तो ये हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा m प्लस m/2, और डिनोमिनेटर में आएगा m प्लस m। ये A ऑप्शन बन जाएगा। देखा कितना आसान था। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो, हम एक नया पेज लेते हैं। हमारे पास सिस्टम था कैपिटल M मास का,
इसको हमने यहाँ पे एक रोप से खींचा, जिसको हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, और इस पूरी रोप का मास था M। मुझे इस पॉइंट पे बताना था ना कि कितनी टेंशन लगेगी। हमने बोला कि भाई टेंशन इस पॉइंट पे हम लगा लेते हैं, इधर की तरफ खिंचाव आएगा, तो यार टेंशन तो पीछे की तरफ भी लग रही होगी ना, रोप कहीं से टूट के नहीं जा रही, ये जुड़ी हुई है इसके साथ, मतलब जितनी फोर्स आगे लग रही है उतनी फोर्स पीछे लगेगी। अगर आगे जाते हुए मैंने टेंशन TB लगाया तो पीछे भी तो TB लगाना पड़ेगा। सोचो अगर आगे की तरफ टेंशन ज्यादा लगती, पीछे की तरफ टेंशन कम लगती, अनबैलेंस फोर्सेस आ जाती, रस्सी को टूट जाना चाहिए था, या एक्सेलरेशन चेंज होनी चाहिए थी, वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए थी, किसी और रेट से चेंज होनी चाहिए थी, पर रस्सी की एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है जो भी F की वजह से आ रही है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं ये वाला मास, ये मास को हम अलग निकालते हैं, ये जो कलर्ड मास है इस मास को अगर मैं अलग निकाल के देखूं तो इसके आगे की तरफ लग रही है फोर्स F, पीछे की तरफ लग रही है टेंशन T, और ये मास इन्हीं दोनों फोर्सेस की वजह से एक्सलरेट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे पीछे वाला मास नहीं लिया, मैंने इस मास को कंसीडर करें। अगेन ये मास भी हाफ ही है, ये मास पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, कैपिटल F आगे और टेंशन पीछे लग रही है, तभी ये आगे की तरफ मूव करके जा रहा है, मतलब अनबैलेंस फोर्सेस लग रही है। तो आगे वाली फोर्स है कैपिटल F माइनस पीछे वाली फोर्स है टेंशन एट पॉइंट B, और इसकी वजह से m/2 के पास एक्सलरेशन आ रही है कुछ a अमाउंट की। ठीक है जी, TB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास F माइनस m2/a, और F की वैल्यू हमने यहां से निकाली है m प्लस m, इट इज कैपिटल M प्लस M, और यहाँ पर आएगी एक्सलरेशन A माइनस m/2, यहाँ पर आ जाएगा A। तो ये टेंशन एट पॉइंट B हमारे पास बन के आएगी, ये हमने सही लिखी है, TB उधर चला जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आएगी MA प्लस स्मॉल ma माइनस m/2, तो ये बन जाएगी MA माइनस m एक्चुअली प्लस बाय 2 इंटू A। तो TB की वैल्यू बन जाएगी M, A कॉमन निकाल लेते हैं, यह आएगा M प्लस m/2, और A की वैल्यू हमारे पास क्या थी, F अपॉन m प्लस स्मॉल m, और यहाँ से आ गया m/2 प्लस कैपिटल M। देखो अभी भी हमारे पास सेम वही वैल्यू निकल कर आई है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, यह आएगा TB इज इक्वल्स टू F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और यहाँ ब्रैकेट में जाएगा हमारे पास कैपिटल M प्लस स्मॉल m/2। देखा, एक ही क्वेश्चन को, ये हमारे पास था सेकंड मेथड, एक ही क्वेश्चन को हमने दो तरीके से करा। आंसर आपका तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हम गलती नहीं करेंगे, जब तक आप कॉन्सेप्ट को सही से पकड़े हुए हो, जब तक आपने कोई मिस्टेक नहीं करी है, आंसर कभी भी गलत नहीं निकल कर आएगा। हम ये नहीं बोलते कि आपको जो कॉन्सेप्ट टीचर ने बताया है या फिर जो तरीका टीचर ने बताया आप हमेशा उसी तरीके से करो, आप अपना दिमाग यूज करो, जो तरीका आपको इजी लगता है आप उस तरीके से कंटिन्यू करो क्वेश्चन को, बस मिस्टेक नहीं करनी, सिली मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों तरीके समझ में आए होंगे। बाय चांस किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में वो चीज बता सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चे।